आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे पहले जो भी लेसन आपके रहे हैं उनके न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेसन यहाँ से ले करके आगे जो भी लेसन हमने पढ़े उनके न्यूमेरिकल्स अभी तक सॉल्व नहीं किए हुए थे, तो उन्हीं के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले जो लेसन हम लोग ले रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये लेसन में आपने पढ़ा हुआ था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कि अगर किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उस कुंडली में धारा भी बहना प्रारंभ हो जाती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना थी और इस पर बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले आपने इसमें पढ़े हुए थे। उनमें से कुछ फॉर्मूले, जैसे एक आध फॉर्मूले मैं बताता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल जब लगाएंगे उस वक्त जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर आपको बता दिया करेंगे। जैसे एक तो ये था कि चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, B इंटू ए। लेकिन ये फॉर्मूला उस समय हम अप्लाई करते हैं जब कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। जैसे ये तल है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है तो उस वक्त हम इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और उस वक्त हम फ्लक्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे B इंटू ए। लेकिन अगर तल चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है, ऐसा लंबवत नहीं रखा है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया या ऐसा तिरछा रख दिया हमने, पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे आ रहा है, उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम नहीं होगा। लेकिन जितना भी होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या चीज होगा, याद है आपको? थीटा है कुंडली के तल पर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशाओं के बीच का कोण। हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का कोण है थीटा। यहाँ पर वेक्टर A की दिशा हमेशा तल के लंबवत रहा करेगी। तो अगर ये एक तल है, ये एक प्लेन है, तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे लंबवत होगा, चाहे इधर बाहर की तरफ हो या इधर साइड में खींचोगे तो इधर बाहर की तरफ। ऐसा एरिया वेक्टर हमेशा तल पर लंबवत होगा। और यहां पर जो थीटा दिया गया है ना, ये थीटा जो एंगल होगा वो होगा वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का कोण। वेक्टर B और वेक्टर A के बीच का कोण, ये बहुत याद रखिएगा, स्टूडेंट यहीं पर ज्यादा गलतियां करते हैं। या आप यूं समझ लें कि तल पर, कुंडली के तल पर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बीच का कोण होता है यहां पर थीटा। तो ये फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए आप यूज करेंगे। और अगर ये एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स है और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n होगी, n, तो n फेरों से गुजरने वाले फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे। तो एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स B इंटू ए या बी ए कॉस थीटा से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कुंडली में तार के n फेरे लगाए गए हैं और पूरे फेरों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है तो एक फेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में n से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पूरा फ्लक्स निकल के आ जाएगा, उस कॉइल से जितना भी पास हो रहा होगा। इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला जैसे बना, जब आपने फैराडे के नियम पढ़े थे इस लेसन में, उसमें विद्युत वाहक बल कि अगर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आया था माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यह फॉर्मूला केवल उस समय लगेगा जब कुंडली में तार का एक फेरा होगा। केवल कुंडली में तार का
एक फेरा लगा होगा, केवल उस समय यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर कॉइल में तार के n फेरे हैं तो हमें फिर से n से मल्टीप्लाई करवा देना पड़ेगा इसी में। और कुंडली में अगर तार के n फेरे हैं तो उससे जो भी उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इन छोटी मोटी चीजों को आपको याद रखना है। यह विद्युत वाहक बल आ गया। नेगेटिव साइन इन फॉर्मूलों पे इसलिए आता है, इट ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन द कॉइल में जो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमको इंडिकेट करता है। और लेंज का नियम आपने पढ़ा हुआ जिसमें यह बताया गया था कि किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हो अथवा प्रेरित धारा, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेगेटिव साइन केवल और केवल डायरेक्शन के लिए आ रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड लेना चाहें, परिमाण लेना चाहें, तो नेगेटिव साइन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और आपको बताया गया कि अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहना शुरू हो जाती है। तो अगर कॉइल का रेसिस्टेंस R है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है तो उसमें कितनी धारा बहेगी, करंट के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा E/R। जैसे I = V/R वैसे I = E/R। ये विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला हो गया। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इतना विद्युत वाहक बल है, इतनी करंट है, तो उस करंट को फ्लो करने के लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, कितना आवेश बह रहा होगा। उस आवेश के लिए हमने फॉर्मूला यूज करना है I × ΔT। अब I के लिए क्या यूज करेंगे, E/R × ΔT। E की जगह पर इसको लिख देंगे। ये जब लिखेंगे और इसके साथ में ΔT से मल्टीप्लाई होगा तो वो ΔT को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा N/R × ΔΦ। यही तो आ जाएगा भाई। E की जगह पर आप इसी लिखोगे और इसमें ΔT हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा -N ΔΦ/R के बराबर। इतना चार्ज उसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं। और जैसे जब आप आगे चलेंगे तो इस लेसन में आपने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर, कोई भी चालक, जैसे ये मेरे पास एक चालक है, अगर ये चालक है और ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, ऐसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं मान लिया कि इधर से आपकी तरफ ऐसे जा रही हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने इस चालक को ऐसा चला दिया। तो जब हम इस चालक को ऐसा चला देंगे तो आप समझ सकते हैं बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं और हम कंडक्टर को ऐसे चला रहे हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता हुआ गुजरेगा, उसको काटता हुआ गुजरेगा। तो इस चालक के दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, B × V × L। ये कब लगेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई कंडक्टर ऐसे चल रहा होगा, एक लाइन में ऐसे चल रहा होगा, ऐसे गति कर रहा होगा, स्थानांतरीय गति कर रहा होगा उस समय। ठीक है, वो फिर क्या है ना, जो न्यूमेरिकल जिस तरीके का आता जाएगा उस वक्त हम उस फॉर्मूले का जिक्र कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक साथ सारे फॉर्मूले हम बता देंगे आपको, फिर अप्लाई करते वक्त आपको फिर से भूल सकते हो, तो जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती जाएगी हम उस वक्त आपको उसको बताते जाएंगे। अभी के लिए हम इसको हटाते हैं और देखते हैं। मैंने पहले से ही कुछ न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, उनको देखें कैसे लगाएंगे। पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल लगाने में एक चीज और बहुत अच्छे से याद रखा करिएगा आप लोग कि जब भी आप न्यूमेरिकल को पढ़ें, अच्छे से पढ़िए उसको, जल्दी के चक्कर में मत रहिए। और आप जानते हैं एक चीज और मैं आपके फायदे की बता दूं, एग्जामिनेशन में अगर आपके न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा होता है नॉर्मली, क्या होता है ना कि जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसमें एक थ्योरी लिखी गई है आपको कि इसका जवाब दीजिए और उसी के साथ अथवा में एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन पर न्यूमेरिकल्स को लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। आप याद रखें, अगर आपको आता है तो
नहीं आता है तो फिर थ्योरी ही करिए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो न्यूमेरिकल लगाना ज़्यादा बेस्ट होगा, आपका टाइम भी बचाएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा चीज, जब मार्क्स मिलते हैं तो आप भी सब जानते हैं मैथमेटिकल पोर्शन के लिए मार्क्स पूरे मिला करते हैं। अगर आपका गणितीय भाग सही से लगा हुआ है, मैथमेटिकल पार्ट अगर कंप्लीटली 100% राइट है आपका, तो उसके लिए आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 4 मिलेंगे आपको। लेकिन थ्योरी में भैया कितना भी अच्छा लिख दो, आप कितना भी अच्छा लिख दो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लिखोगे ना तो भी 3.5 नंबर देगा आपको। पूरे नंबर उसमें बहुत मुश्किल होता है कि मिल जाए आपको थ्योरी में। न्यूमेरिकल्स में आपको ना, क्योंकि वो मैथमेटिकल पार्ट है और मैथमेटिक्स में नंबर अगर आपने पूरा अच्छे से सही से करा है तो नंबर पूरे मिलते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये बड़ा अच्छा है, समय भी बचाता है आपका। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो रहेगी। अब न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन तो करना ही रहेगा आपको, तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है ना। चलिए, और न्यूमेरिकल को लगाने का तरीका मैं आपको देखो बता रहा था। मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब भी न्यूमेरिकल, हालांकि पहले भी मैंने जिक्र किया है इन सब बातों का, आज फिर से एक बार कर देते हैं क्योंकि काफी दिन बाद न्यूमेरिकल पे मिल रहे हैं हम लोग। तो मैं बताना ये चाहूंगा आपको कि जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़े, पहली बात तो बड़े अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए और पढ़ते वक्त ये अंदाजा लगाते जाइए, समझते चलिए कि न्यूमेरिकल में कौन कौन सी चीजें हमको दी जा रही हैं। जो चीजें आपको दी गई हैं उनको एक लाइन में नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ के यह भी समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन आखिरकार हमसे पूछ किसके बारे में रहा है। तो 2 बातें, दिया क्या क्या गया है वो सारा कुछ नोट कर लीजिए और इसके बाद पूछा क्या जा रहा है उसको भी नोट करिए, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन की एक डिटेल आपके सामने बन जाती है और इस डिटेल को देखकर जरूर कहीं ना कहीं ऐसा होने लगता है कि हमको उसका फॉर्मूला याद आने लगता है कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही हम लोग करेंगे और देखिए हम करते हैं, आप भी गौर से देखिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारे सामने लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा। लिखा है कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है। आप अपनी पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं तो अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए कि क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, सबको आता है अब तो एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 0.04 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे? ए से। ए इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में है तो हमें इसको किसी भी दूसरे यूनिट में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा इसमें 1000 फेरे हैं। जो कॉइल होगी उसमें तार के कितने फेरे लगे हुए हैं? 1000 फेरे हमने लगा दिए हैं। तार कुंडली में तार के फेरों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1000 फेरे हैं। 1000 को भैया हम 10 टू द पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 टर्न्स। और आगे पढ़िए, इस कुंडली को 5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है। कॉइल जो लटकाई गई है उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया। ऐसा अगर चुंबकीय क्षेत्र तो कॉइल ऐसे लटकाई गई है, ऐसे। हम चाहें तो एक कोशिश कर सकते हैं आपको इसे फिगर दिखाने की। ये एक कॉइल है, इसमें तार के टोटल कितने फेरे लगे हैं? 1000 फेरे लगे हुए हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये कॉइल है, कॉइल ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, लंबवत हो गई। ठीक, अगर लंबवत है, यहां क्या कहने का मतलब है? थीटा कितना होगा यहां पर बता सकते हैं आप? 90 डिग्री। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि लंबवत बोला है, पर यही तो फंसोगे आप, यही फंसोगे आप। अभी मैंने थीटा के बारे में आपको क्या बताया? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा के फॉर्मूले पे थीटा क्या होता है? बी और ए के बीच का कोण। आप वेक्टर बी देखिए क्या डायरेक्शन है, वेक्टर ए देखिए क्या डायरेक्शन है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। लंबवत बोल दिया, आप उस पर मत जाइए। लंबवत बोल दिया गया, आप उस पर मत जाइए। ये कॉइल ऐसे बनी हुई है।
अब आप मुझे बताइए, अगर ये मैं कॉइल ले लेता हूं, ऐसी कॉइल है मेरे पास, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होता है, सबको मालूम होगा। एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत होता है बेटा। तो अगर ये कॉइल है तो ये एरिया वेक्टर होगा, फिर तो होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए जरा। अगर ये कॉइल है तो ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे एरिया वेक्टर आएगा। तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ बनेगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा। नाउ यू कैन सी दैट द एंगल बिटवीन, यू कैन सी दैट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। तो लंबवत बोल दिया जाए, आप उस पर मत भागिए, आप भी सोचिए। हर इंसान के अंदर उसकी खुद की एक विवेकशीलता है, आप उसका इस्तेमाल करिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए। और बार बार जब बताया जा रहा है दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, बी और ए के बीच का कोण है, आप लंबवत बोल देने पर मत जाइए, नहीं तो आपसे गलती होगी। तो इस स्थिति में, जिस स्थिति में क्वेश्चन ने मुझे बोला है, अभी उस स्थिति में थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। अब ये बताइए, किसी को ये तो नहीं लग रहा नहीं 90 होना चाहिए, आपने जबरदस्ती 0 कर दिया, समझ आ रहे ना आपको? ओके, आगे और पढ़िए। लंबवत लटकाया गया है, कुंडली को 0.2 सेकंड में 0.2 सेकंड लगते हैं और हम 90 डिग्री कोण से उसको घुमा देते हैं, टर्न कर देते हैं। टाइम कितना लगता है? 0.2 सेकंड। टाइम को डेल्टा टी से लिखेंगे 0.2 सेकंड और 90 डिग्री एंगल से हम उसको घुमा देंगे। मतलब अगर ये कॉइल है, अगर ये कॉइल ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो अभी थीटा कितना है? 0। अब हमने क्या किया, 90 डिग्री घुमाना है मुझको इसको, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा, ऐसे घुमा दिया 90, ये तो 90 हुआ भाई। ऐसे का हमने ऐसा कर दिया, 90 कर दिया हमने घुमा के। अगर हम ऐसे का पूरा ऐसा कर देंगे तो 180 घुमा दिया हमने फिर। तो ऐसे अगर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा 0 है, तो हमने ऐसा 90 घुमाया बस इसको। अब 90 हमने घुमा दिया ना, अब थीटा कितना होगा बताइए। ये एरिया वेक्टर है, कॉइल अब ऐसे ऐसे आ गई ना, तो ये एरिया वेक्टर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऐसे, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर। नाउ यू कैन टेल व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। नाउ दिस इज 90 डिग्री। समझ में आया? तो जब हम 90 डिग्री घुमा देंगे, टर्न कर देंगे कॉइल को, उसके बाद उसका एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा, पर शुरुआत में वो 0 डिग्री का ही था। अब एक काम आप कर लो, इसको थीटा 1 मान लीजिए और इसको थीटा 2 कर लीजिए। 90 डिग्री घुमाया गया ना, 2 एंगल आ गए क्वेश्चन पे। अच्छा, घुमा दिया जाता है। कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, आपको क्या पता लगाना है? कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पता लगाना है। क्योंकि ये हमको दिया नहीं गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगा लिया। दूसरा, 2 बातें पूछी जा रही हैं, एक तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा तथा घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल भी आपको पता लगाना है। विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो हमसे ई की वैल्यू भी पूछी जा रही है। अब 2 बातें हमको बतानी है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये 2 चीजें। अब देखिए, न्यूमेरिकल को पढ़ के मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, जो चीजें मुझे क्वेश्चन पे दी गई है ना, पहले मैंने उन्हीं को नोट कर लिया और जो हमसे पूछा जा रहा है बस उसको हमने नोट करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जब आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपको काफी हद तक ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए, आप बता सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स कॉइल से सबसे ज्यादा कब गुजरेगा? आंसर है जब कॉइल ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अर्थात जब थीटा 0 डिग्री होगा, उस समय सबसे ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स कॉइल से गुजरेगा। समझ आ रहा है आपको? तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमको क्या लगाएंगे? BA। लेकिन ये एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स आएगा, एक फेरे से आएगा, और फेरे टोटल कितने हैं? N।
तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, NBA। तो पूरी कॉइल से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये आपको मालूम हो जाएगा। N की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 10 to the power 3। व्हाट इज B? अच्छा, B हमने लिखा नहीं है, ये B दिया गया है, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है 5.0 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर -5। एरिया की वैल्यू क्या है, 0.04। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा। तो फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का गुणा 4 से होगा, 5 चौके 20, 2 अंक पे दशमलव, तो यहां दशमलव लग जाएगा। गुणे 10 की घात +3 और -5, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये बन जाएगा कितना, -2, ठीक है ना। फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हम इधर खिसकाना चाहते हैं, एक अंक अगर पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3। पॉइंट अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी, एक अंक खिसकाया, एक पावर नेगेटिव आ गई, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। पूरी कुंडली से गुजरने वाला मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, वेबर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लेकिन आंसर दे रहे हैं, पर इन्होंने केवल एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकाला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों का ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो यही पूछा गया था ना, कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो कुंडली से गुजरने वाला जो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पूछा जा रहा है घुमाने पर तथा घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की गणना करिए। हम कॉइल को क्योंकि ऐसे घुमा दिए हैं तो औसत विद्युत वाहक बल कितना होगा ये पता लगाना है। आपको याद होगा विद्युत वाहक बल के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अच्छा, E इज इक्वल टू -n की जगह तो हम n लिख देंगे, चलो डेल्टा फाई की जगह पर क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, वो भी एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसको हम निकालेंगे φ2 माइनस φ1 से। परिवर्तन को कैसे निकालोगे, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, ये आ जाएगा। E इज इक्वल टू -n। अच्छा, φ2 कैसे निकाला जाएगा, φ2 यानी कि अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। अंतिम चुंबकीय फ्लक्स कौन सा, कॉइल ऐसे थी पहले फिर ऐसे हो गई है, तो ये वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, उसमें इस वाले चुंबकीय फ्लक्स को माइनस करेंगे। तो φ2 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे BA cos θ2 माइनस, और φ1 के लिए क्या यूज करेंगे, BA cos θ1 अपॉन लिख देंगे डेल्टा टी, ठीक है। और इससे सॉल्व करें, दोनों से आप BA कॉमन ले सकते हैं, या आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो θ2 हुआ कितना है 90 और θ1 कितना है 0। तो θ2 की जगह जब 90 लिखोगे cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये वाला पूरा पोर्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, -BA cos θ1, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो E इज इक्वल टू प्लस बन जाएगा, ये n आ जाएगा, और ये B इंटू ए आ जाएगा, B इंटू ए। और रही बात θ1 की जगह, तो θ1 की जगह पर आप क्या लिखोगे 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो भी 1 हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। अब E इज इक्वल टू प्लस लगा है मत लगाइए, n की जगह पर क्या है 10 टू द पावर 3, B की जगह पर क्या है
5 इंटू 10 टू द पावर -5, ए है 0.04, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 0.02 सेकेंड, 0.2 सेकेंड है केवल, 02 नहीं है। ऐसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव इसका हट के पीछे हो जाएगा, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बी 0.2। ई इज इक्वल टू 5 का दशमलव 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 1 बन जाएगा। ये भाई 5 का 2 से गुणा किया 10 आया कि नहीं आया, फिर पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दिया तो 1.0 हो गया, और 1.0 का मतलब 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमने वो 1 लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर -5 और +3 मिलके क्या हो जाएगा, -2। ये आ गया विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। आप चाहें, अगर आप चाहें तो -2 हटा के इसके दशमलव लगा सकते हैं, 0.01 वोल्ट। इससे चीज और ज्यादा समझ में आती है कि अगर हम इस कॉइल को ऐसे से 90 डिग्री घुमा के ऐसा कर देंगे तो उतने बीच में उस कॉइल में 0.01 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमने प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की भी गणना कर ली। और ये जो क्वेश्चन बोला गया था कि कुंडली को 0.2 सेकंड में 90 डिग्री कोण से घुमाया जाता है, तो कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर। हम चाहें तो 10 की घात -3 वेबर को मिली वेबर भी कर सकते हैं, 2 मिली वेबर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 मिली वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स इतना उत्पन्न हो जाएगा, मैक्सिमम उस पे कॉइल पे आएगा, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसको लगाते हैं क्योंकि अब उसके लिए जगह नहीं बची है ना, इसको आप पहले नोट करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम पढ़ रहे हैं और फिर से आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती, 20 सेंटीमीटर व्यास है, तांबे की एक डिस्क है। डिस्क समझते हैं ना, पहले जो डीवीडी सीडी का कैसेट आता था वो चकती टाइप का बना होता है। तो 20 सेंटीमीटर व्यास की ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती, ये हमने एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती बना ली और इसका व्यास कितना दिया गया है बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब व्यास से अंदाजा लगा सकते हो, अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, फिर इसकी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदला जाएगा तो 10 इंटू 10 रेस टू दी पावर -2 मीटर करना पड़ेगा मुझे, और इस तरीके से रेडियस की वैल्यू बनेगी 10 रेस टू दी पावर -1 मीटर। हमको जितने भी क्वांटिटीज है सबको एसआई सिस्टम में लाकर ही उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अगला आगे लिखा हुआ है, अपने केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष के परितः 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है। मतलब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं बड़ी जोर से, और केंद्र से उसके एक अक्ष गुजरती है ये, और इस अक्ष के परितः इसको तेजी से ऐसा रोटेट करवाया जा रहा है। ये एक्सिस है इसकी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसकी अक्ष है। इस अक्ष के परितः ऐसे हमने इसको लगा दिया, इसमें एक कील लगा दी और ऐसा इसको हम घुमा रहे हैं। और कितनी तेजी से घुमा रहे हैं, 10 चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 10 चक्कर घुमा देते हैं उसको हम। तो हम टाइम कितना लेते हैं, 1 सेकंड, और चक्कर कितने लगवा देते हैं उतनी देर में, 10 चक्कर लगवा देते हैं। तो चक्करों की संख्या हो गई 10 और टाइम कितना लिया, 1 सेकंड हमने। 100 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको दी गई है B इज इक्वल टू 100 गॉस। आपको याद होगा गॉस को, गॉस एसआई यूनिट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है टेस्ला। तो हम इस गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या आपको याद है कि एक गॉस में कितने टेस्ला रहते हैं? हाँ, 100 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2,
और गॉस के लिए गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, मींस 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ये बी की वैल्यू आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र चकती के लंबवत कार्य कर रहा है। चकती अगर ऐसे है तो उसके लंबवत ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है अक्ष के समांतर। अब बताइए, अगर लंबवत काम कर रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी लेना है? 90 डिग्री लेना है कि 0 डिग्री लेना है? लंबवत है, पक्का? अब तो गलती नहीं होगी कि कुंडली अगर क्षेत्र के लंबवत है तो इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर बनाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाएगा, और उस समय थीटा की वैल्यू हमको कितनी लेनी पड़ेगी? 0 डिग्री हमको लेनी पड़ेगी। अच्छा, चकती के केंद्र व रिम के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बस इतना सा काम है। क्या पता लगाना है? विद्युत वाहक बल। चकती का जो केंद्र है, मतलब ये सेंटर, और ये रिम है उसके चारों तरफ, जैसे आपके साइकिल का रिम रहता है ऐसा। तो केंद्र और इस रिम के बीच इसमें कितना उत्पन्न हो जाएगा विद्युत वाहक बल, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, अब देखो, इतनी सारी बातें देने के बाद, इतना सारा कुछ दे देने के बाद हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद्युत वाहक बल की वैल्यू। ठीक है ना? विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। विद्युत वाहक बल के फॉर्मूले पे आएगा -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब हमको क्या चाहिए होगा? फाई चाहिए होगा, चुंबकीय फ्लक्स चाहिए होगा। तो एक काम करो, पहले चुंबकीय फ्लक्स निकाल ही लो आप। चुंबकीय फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? B इंटू ए। एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, समझ रहे हैं? चक्कर कितने लग रहे हैं? 10 चक्कर। हम एक चक्कर में कितना फ्लक्स इससे बद्ध होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चक्कर में कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बी ए। तो बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा? बी की वैल्यू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ए बेटा हमको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, रेडियस दिया गया है मुझको। चकती वृत्ताकार होती है, हम यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्ताकार के लिए हम जो फॉर्मूला इस पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे πr²। वृत्त का क्षेत्रफल याद है ना आपको? तो b की जगह पर b, बट इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट πr², क्योंकि डिस्क का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका सर्कुलर होता है और सर्कल का क्षेत्रफल πr² होगा। अब b की जगह b लिख दिया, पाई की जगह पर 3.14, r²। व्हाट इज r? r इज 10 टू द पावर -1। स्क्वायर जब करेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। हमेशा याद रखें, स्क्वायर करने पर पावर डबल हो जाया करेगी। माइनस का प्लस करने के चक्कर में मत पड़िएगा कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। वो तब होता है जब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, और यहां पर नेगेटिव नंबर नहीं है, यहां पर नेगेटिव पावर है, तो पावर हमेशा केवल डबल हो जाया करेगी बस। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। ये हमने क्या निकाल लिया? चुंबकीय फ्लक्स निकाल लिया हमने। ठीक है, एक चक्कर में इतना फ्लक्स इससे गुजरेगा, तो 10 चक्कर अगर गुजर जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा? 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या हम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो -n की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 10 साइकिल। डेल्टा फाई इज 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बस। अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये आपको मिल जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 ये है और 10 की घात -4 ये है,
कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3। विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, तो हमने वोल्ट लिख दिया। अब अगर आप चाहें तो 10 की घात -3 वोल्ट 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। 10 टू दी पावर -3 वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3.14 और मिली वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो डिस्क है उसके सेंटर और उसका जो ये रिम है, ये इसके बीच में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है? 3.14 मिली वोल्ट के बराबर विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो रहा है। माइनस निशान, मैं बार बार कहूंगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो 3.14 मिली वोल्ट बता देंगे कितना विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया हमारे पास नहीं था डायरेक्टली, तो हमने उसको पाई आर स्क्वायर से निकाल लिया। ठीक है, आर तो हमारे पास था, वहां से हमने हेल्प लेके उसको कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 2007 में भी पूछा गया था, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से सुनिएगा और जो डिटेल वहां से मिलेगी उसको हम नोट करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, सब यूपी बोर्ड में कभी ना कभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 500 फेरों तथा 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। मतलब हमारे पास एक कॉइल है, उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, फेरे उसमें 500 हैं और प्रतिरोध उसका 2 ओम का है, जो भी कॉइल है। नोट कर लेते हैं इतनी डिटेल पहले। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व होके 10 टू द पावर -1 मीटर बन जाएगा। रेडियस हो गई। 500 फेरे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इक्वल टू 500 टर्न्स। 5 इंटू 10 टू द पावर 2 भी हम कर सकते हैं। 2 ओम इसका प्रतिरोध भी है, R इज इक्वल टू 2 ओम। इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक पढ़े हैं आपने, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। इसका जो तल है वो हमने कैसे रखा है? इसका तल हमने ऐसा रखा है कि वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत हो। देखो लिखा है, इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो इसके तल के लंबवत है, ऐसा। ठीक है ना? अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है तो इस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इस समय थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। तो आप चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं? 0 डिग्री लिख सकते हैं। थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसे अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 0.25 सेकेंड में टाइम दिया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड में 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है। तो दोबारा वाला एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है। थीटा 2 180 डिग्री लिख दिया। ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः देखो, अगर ये पृथ्वी, ये कॉइल है जिसमें 500 फेरे लगे हुए हैं, ये इसका व्यास है। ऐसा व्यास होगा कि नहीं होगा? व्यास ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। अगर ये बउआ सर्कुलर कॉइल है तो ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा। बहुत सारे व्यास हैं, पर हमने इसको कैसा घुमाया? ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः। देखो लिखा है ना, ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः, मतलब ये वाले व्यास के परितः। ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः घुमाया, ऐसा इसको घुमा दिया। और कितना घुमा दिया? 180 डिग्री। पूरा उल्टा ही कर दिया। अगर फेस ऐसे है तो 180 डिग्री घुमा के पूरा फेस ऐसा कर दिया, हमने पलट दिया बिल्कुल। ठीक है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, 2 बातें हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी पता लगाना है,
दूसरा वैद्युत धारा भी आपको ज्ञात करनी कि कितनी वैद्युत धारा उसमें प्रेरित हुई है। और एक चीज उन्होंने दी है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उसकी वैल्यू इतनी है। तो क्योंकि हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत रखा है और उसके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान भी दिया गया है इतने टेस्ला, इसका मतलब हमें ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो जिसमें हमने कॉइल को रखा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 टेस्ला। सारी जानकारियां हमने नोट कर लिया। अब ई और आई हमको ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा ई को हम कैसे कैलकुलेट करें। ई के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। -n डेल्टा फाई इज व्हाट? डेल्टा फाई इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हाउ कैन यू कैलकुलेट? You can calculate phi by phi2 minus phi1, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज डेल्टा टी, देन E इज इक्वल टू -n। -n की जगह लिखा रहने दीजिए। phi2 कैसे निकालेंगे? फाई का फॉर्मूला B इंटू A इंटू कॉस थीटा, तो हम इसको निकालेंगे B इंटू A इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 2 लिखेंगे ना भैया तो 180 डिग्री, माइनस phi1 की जगह पर क्या लिखेंगे? BA कॉस 0 डिग्री। भाई phi2 है तो BA कॉस थीटा 2, माइनस phi1 है तो BA कॉस थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी। अब थोड़ा एक और काम करो कि यहां से BA कॉमन कर लो भाई, तो -n इंटू B इंटू A कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी? -1 माइनस BA कॉमन हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब ये -1 मिलके क्या बना? -2 ने इसको +2 बना दिया, ठीक है। और अब आप वैल्यू अप्लाई करिए, +2 तो बन गया, समझ गए आप, ये मिला के +2 हो गया। अब n, b और a इन सब के मान लिखिए। n की जगह पर हम लिख देंगे 500, b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर -5। a की जगह पर क्या लिखा जाए? एरिया ऑफ द कॉइल इज नॉट गिवन टू अस, हमको दिया ही नहीं गया है, बट वी नो अबाउट द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, सो बाय रेडियस वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया। हम रेडियस की हेल्प से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं दिया गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम रेडियस से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाए? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है, पाई आर स्क्वायर में पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 10 टू द पावर -1, स्क्वायर कर दीजिए इसको 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। अभी अब इसको हाँ डेल्टा टी तो लिखना बाकी रह गया। डेल्टा टी 0.25, 0.25। अब आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 अंक दशमलव यहां पर भी है, 2 अंक पे दशमलव यहां पर भी है, दशमलव तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। 25 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 बार में 500 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बचे नंबर पे कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। देखो 20 दूना 40 तिया 120, 120 आया, 120 का गुणा 314 से करेंगे तो 0 तो पहले लिख दिया 120 का, अब हो गया 12, 12 का गुणा करिए, 12 चौके 48, हासिल लगे 4, 12 एक कम 12, 4 16 की 6 हासिल लगा 1, 12 तिया 36 और 1 37, ठीक है ना। फिर देख लो 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं तो इतना आ गया 12 चौके 48 की 8 हासिल लगे 4, 12 कम 12, 4 16 जैसे लगा, एक बार 36 और 1 37, दशमलव तो यहां कहीं है नहीं, ठीक है। अब 10 की घात -5 और 10 की घात -2 मिलके कितना हो गया? 10 टू द पावर -7
और ये क्या आ गया वोल्ट। हम इसको और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दशमलव जब कहीं नहीं होता तो सबसे पीछे मान लेते हैं। दशमलव को 1 2 3 4 डिजिट खिसका के लाना चाहते हैं तो 3.768 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट आपने राइट टू लेफ्ट खिसकाया है, 4 डिजिट, वो 4 पावर प्लस हो जाएगी, प्लस 4 वोल्ट। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुआ यहां पर कॉइल पे, दैट इज 3.768 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। आप चाहें तो 10 की घात -3 वोल्ट का क्या बन जाएगा, मिली वोल्ट। आप फिर से इसको लिख सकते हैं 3.768 मिली वोल्ट अगर चाहें। वैसे मैं इसमें आंसर देख रहा हूं, इन्होंने आंसर दे रखा है 3.8 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट, 3.8। आप समझ सकते हैं उन्होंने नंबर को राउंड ऑफ करवा दिया है। क्लास 11th में पूर्णांकन करना सीखा है ना आपने, वो करवाया है कि दशमलव के बाद अगला डिजिट उन्होंने देखा, सेकंड डिजिट 5 से बड़ा है, एक इसमें बढ़ा दिया उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई निकल के आ गया हमारा। ये आंसर ई का हो गया। बट क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हमको आई कैलकुलेट करना है। देखो आई कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट वी यूज द फॉर्मूला E अपॉन R, अभी बताए थे हम आपको। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। E की जगह पर 3.768 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड व्हाट इज R? R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। रेसिस्टेंस 2 ओम दे रखा है उन्होंने, 2 लिख दीजिए, बस जैसे ही डिवाइड करेंगे सॉल्व हो जाएगा। 2 1 जार 2, 1 हो गया 16, 2 8 जार 16, फिर 1 बच गया, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 इंटू 10 टू द पावर -3। और करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इस तरीके से उस कॉइल में इतनी सारी करंट आ जाएगी 0.884 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर की करंट उस पर फ्लो होगी। तो इस तरीके से ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसमें और भी है। जैसे आज शुरुआत क्योंकि हमको करनी पड़ी तो मुझे कुछ बातें आपको बतानी पड़ी हैं। शुरुआत तो धीरे से ही हो सकती है, तो कुछ शुरुआत में बातें बतानी पड़ी, उसमें हमने थोड़ा सा वक्त लिया, जिसकी वजह से आज हम न्यूमेरिकल कम लगा पाए, पर पूरी कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हम एक दिन में सॉल्व करें। समझ रहे हैं? लेकिन आप कोशिश करेंगे तो समय से आपकी उपस्थिति भी जरूरी है, नहीं तो हम आपका वेट करने में टाइम निकल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय से आप उपस्थित रहें और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग एक दिन में सॉल्व कर सकें। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास पे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।